हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों आपने देखा कि कल जो है हमने अर्थव्यवस्था का प्रथम पार्ट जो तैयार किया था उस पे सारे बच्चों ने देखा, बहुत कमेंट किया, अच्छा लगा लोगों को। अब चूंकि हम अर्थव्यवस्था का सीरियल चलाते हुए आज सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए चलते हम। देखिए आपने कल देखा कि एक बात समझ में आई कि अर्थशास्त्र क्या था। अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र था क्या। अर्थशास्त्र मैंने बताया था कि सीमित संसाधन होने चाहिए, सीमित संसाधन होने चाहिए, सीमित संसाधन हो, मानव का कल्याण हो, मानव कल्याण हो, और कल्याण इस तरीके से हो उनकी इच्छा भी पूर्ति हो, ठीक है, आवश्यकता भी पूर्ति हो, ठीक, आवश्यकता और इच्छाएं सब पूर्ति हो। मनी सीमित संसाधनों द्वारा मानव के कल्याण के लिए और उनकी अच्छा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ नियम बनाना है, कुछ सिद्धांत बनाना है, ताकि उनका प्रबंधन हो सके, ठीक है। यानी संसाधनों का प्रबंधन, संसाधनों का अध्ययन, यही सब अर्थशास्त्र था। मेन बात है बेटा, जब ये सारे नियम किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं तो अर्थव्यवस्था कहलाता है। मतलब अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में आपने कल ही अंतर जान लिया था कि जो भी अर्थशास्त्र के नियम हैं, अर्थशास्त्र के जितने नियम हैं, सिद्धांत हैं, किसी खास भौगोलिक क्षेत्र पर यदि लागू किए जाएंगे तो अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जैसे हम कर सकते हैं यूपी की अर्थव्यवस्था, बिहार की अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र ओवरऑल वर्ल्ड का विषय होगा। विश्व लेवल पर जब अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, विश्व लेवल पर जब अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं तो अर्थशास्त्र होता है। अगर किसी खास भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो अर्थव्यवस्था होती है। अब यहां पर देख लीजिए, जैसे कोई भी देश किसी तरह की अर्थव्यवस्था अपना सकता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, चाइना की अर्थव्यवस्था चाइनीज अर्थव्यवस्था, अमेरिका की अर्थव्यवस्था अमेरिकन अर्थव्यवस्था हुई। अब इसी तरह हम ये चलते हैं कि देख ली बात अब ये आती है कि कोई भी देश कितना उत्पादन करता है, ये बात इस पे आती है, अर्थव्यवस्था। अब यहां चलो, हाँ अब आती है। देखिए प्रारंभ में जितने भी अर्थव्यवस्था के सारे नियम है राजा बनाता था। आपने देखा कि राजा महाराजाओं का शासन काल था प्राचीन में, बहुत पीछे की व्यवस्था में आपने देखा प्राचीन काल हुआ, ठीक है, मध्यकाल हुआ। इस समय जो सारे नियम बनाते थे किसी भी देश के प्रबंधन के लिए, किसी भी राज्य के प्रबंधन के लिए राजा बनाता था। उसमें सबसे बड़ी समस्या बेटा ये थी कि क्या उत्पादन करना है। राजा ये कहता था कि क्या उत्पादन करना है, यानी क्या उत्पादन करना है, ठीक है, कितना उत्पादन करना है और किसके लिए उत्पादन करना है और उत्पादित वस्तु का मूल्य कितना है, ठीक है। जैसे अपने घर पे जब हम जाते हैं, पता चला इस साल हमारे पिताजी ने सोचा कि भाई इस साल क्या पैदा किया जाए। घर में हमारे 10 मेंबर हैं, उनको खिलाने पिलाने के लिए कौन सी फसल बोई जाए कि उत्पादन अच्छा हो, ठीक है। किसके लिए करेंगे? अपने परिवार के लिए करेंगे। कितना करेंगे? हम अपने परिवार के लिए करेंगे, ठीक है। इसी सारे सिस्टम को जब देखा गया कि राजा ने जो है अपने देश के निवासियों के लिए ये सारी प्रणाली पे ध्यान दिया कि किसको विकास के लिए क्या करना है, कितना उत्पादन करना है और उत्पादित वस्तु का मूल्य कितना होगा। तो 1776 की बात है, 1776 की बात है। एडम स्मिथ महोदय का ध्यान इस तरफ गया, ठीक है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द वेल्थ ऑफ नेशन उन्होंने पुस्तक लिखी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया
वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? एडम स्मिथ महोदय, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के पुस्तक लेखक कौन है? तो 1776 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसलिए अर्थशास्त्र का जनक इन्हें कहा जाता है। आपने अभी सुना भी अर्थशास्त्र का जनक पिछली कक्षा में किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो 1776 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उन्होंने कहा कि ये कितना उत्पादन करना है, किसके लिए करना है, इस पर ध्यान राजा का नहीं होना चाहिए, राज्य का विषय नहीं है, ये बाजार की शक्तियों पर छोड़ देना चाहिए। मतलब जैसे आपने देखा कि मध्यकाल में अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार के बहुत सारे नियम बनाए थे, बाजार के लिए वितरण प्रणाली बनाया था, राशनिंग प्रणाली बनाया था, उसने बहुत सारे नियम कायदे ऐसे बनाए थे कि जो बाजार के लिए उपयुक्त थे, बाजार के लिए अधिकारी नियुक्त किया था, तमाम सारी चीजें उसने किया। तो लेकिन जब एडम स्मिथ महोदय ने अपनी पुस्तक लिखा वेल्थ ऑफ नेशन, उन्होंने बताया कि देखिए इस पर जो है राजा का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कि बल्कि बाजार को उसके मांग और पूर्ति के अनुसार चलने दें। ठीक है, कितना उत्पादन करें, कितना वितरण करें, इस पर राज्य को ध्यान देना नहीं चाहिए, ये राजा का विषय नहीं है, ये बाजार की शक्तियों पर छोड़ दो, मांग और पूर्ति के नियम पर चलेंगी। मांग मतलब यह है कि बेटा जैसे समाज में कितनी मांग है, मान लीजिए 100 किलो आलू है, 100 किलो आलू को खरीदार 100 लोग हैं, तो चलिए एक सामान्य स्थिति हो रही, मान लीजिए 100 किलो आलू के खरीदार 1000 लोग हो जाएं, 1000 लोग हो जाएं, तो आलू का दाम बढ़ जाएगा कि नहीं? यहां आलू का दाम बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बाजार में सप्लाई तो सीमित है भाई, मांग जो है बहुत ज्यादा हो गई। पहले 100 लोग लेते थे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, अब इसी 100 लोग के खरीदार 1000 लोग हुए तो बोली लग जाएगी, कोई कहेगा हमको दो, हमको दो, तो जो दुकानदार है क्या करेगा? दाम बढ़ा देगा, कोई जो ज्यादा दाम देगा वही पाएगा। यही बात पर तो एडम स्मिथ महोदय ने कहा कि बाजार को उसके मांग और पूर्ति के अनुसार चलने दें। मतलब मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे, सप्लाई बढ़ेगी, मांग कम होगी तो वस्तुओं के दाम घट जाएंगे। कहने के मतलब इस तरीके से उन्होंने कहा कि मार्केट में मांग ज्यादा होगा तो पूर्ति कम होगी और वस्तु की कीमत बढ़ेगी। बात समझ में आ गई? वस्तु की कीमत बढ़ेगी। अब देखते हैं, कहने का मतलब यह है यानी डिमांड, मांग और पूर्ति, मांग पूर्ति। ठीक है, मांग का मतलब डिमांड, यानी कोई चीज की अगर डिमांड बढ़ जाएगी, पूर्ति सीमित रहेगी। पूर्ति अगर सीमित है, पूर्ति अगर सीमित है तो क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी तो दाम बढ़ जाएगा, दाम बढ़ जाएगा। कहने का मतलब अगर मांग अधिक हो गई और सप्लाई सीमित हो गई तो क्या होगा? वस्तु का दाम बढ़ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए दाम, मांग कम हो गई, मांग कम हो गई और सप्लाई ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई, यानी कहने का मतलब 1000 कुंटल आलू हो गई, खरीदार 10 ही लोग हैं, मांग कम है, तो क्या होगा? उसका दाम घट जाएगा, उसका दाम घट जाएगा। इस तरीके से बाजार किस पे चलता है? डिमांड और सप्लाई पे चलता है। तो एडम स्मिथ महोदय ने कहा कि बाजार कैसे चलेगा? डिमांड और सप्लाई पे चलेगा, मांग और पूर्ति के नियम पर चलेगा। ठीक है, हुआ क्या फिर? यह व्यवस्था 1776 में आई। इसी व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। तो बाजार अदृश्य हाथ से संचालित होता है। तो एडम स्मिथ महोदय ने क्या कहा? एडम स्मिथ महोदय ने क्या कहा कि बाजार डिमांड और सप्लाई पे चलेगा, डिमांड और सप्लाई पे चलेगा। डिमांड और सप्लाई एक अदृश्य चीज होती है, बाजार की शक्ति है, बाजार की शक्ति है। कहने का मतलब कोई एक व्यक्ति बाजार को नहीं चला सकता, बल्कि अदृश्य शक्तियां बाजार को संचालित करती हैं। अदृश्य शक्तियां किस रूप में सामने आएंगी? ये डिमांड और सप्लाई के रूप में आएंगी।
मांग और पूर्ति के रूप में आएंगी। इन्हीं मांग और पूर्ति के नियम पे ही बाजार संचालित होगा। इसलिए कहा जाए इसी व्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा गया। इसी व्यवस्था को क्या कहा गया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा गया। पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब होता है कि ये सारी कंट्रोलिंग जो है पूंजीपतियों के हाथ में रहेगी, जो ही बाजार को संचालित करते हैं। यह व्यवस्था 1776 में लागू हुई। इस प्रकार चूंकि अमेरिका में 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हुआ। अमेरिका जो है बेटा 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को आजादी मिली। आजादी होने के बाद अमेरिकी में क्रांति हो गई। क्रांति होने के फलस्वरूप अमेरिका ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। आपसे पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला देश कौन था, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश अमेरिका था। क्योंकि जब अमेरिका आजाद हुआ तो सबसे पहले अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वहां पर बहुत जरूरत पड़ी, तो उसी के अनुसार सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहाँ संचालित हुई? अमेरिका में। ठीक, बात आई। यह व्यवस्था 1776 में लागू हुई। अमेरिकी क्रांति होने के कारण सर्वप्रथम अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। तो प्रश्न इस प्रकार की परीक्षा में पूछे गए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन था? अमेरिका। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक कौन थे? एडम स्मिथ है। ठीक है। अब बात और आगे आती है कि कार्ल मार्क्स आते हैं। उसके बाद कार्ल मार्क्स ने कहा करे ये तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूंजीपतियों को है, इसमें तो गरीबों का कल्याण नहीं होगा, गरीब बेचारा तो मर जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब मान लीजिए आप एक एसी ट्रेन चला दीजिए, यहां से आपके गौरा से चली जाए दिल्ली एसी ट्रेन। गौरा से दिल्ली एसी ट्रेन अगर चल जाती है, पता चला कि उसमें सारे बोगी जो है पूंजीपतियों के हिसाब से बनाए गए हैं, पता चला इसका किराया 5000 कर दिया जाए। ठीक है, तो गरीब व्यक्ति कोई उसमें जा पाएगा? इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने कहा कि भाई अगर सारी चीज पूंजीपतियों के लिए बनाई जाएगी तो गरीब क्या करेगा? तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि एडम स्मिथ के इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उसने घोर विरोध किया। कहा कि नहीं, अगर यही व्यवस्था अगर लागू की गई, तो यही व्यवस्था यदि लागू की गई तो उसमें जो है गरीबों का कल्याण नहीं होगा। उन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ इशारा किया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, समाजवादी अर्थव्यवस्था लागू की जाए। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि बाजार पर नियंत्रण सरकार का होगा। बाजार पर कंट्रोलिंग किसकी होगी? सरकार की। सरकार सारी बाजार को कंट्रोल करेगा। आपसे पूछा जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, तो कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। कहने का मतलब अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था रहेगी तो सरकार सब पर बराबर ध्यान देगी, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, ठीक है, चाहे जो भी हो, उस सब पर सरकार पूरा ध्यान देगी। सबको एक तराजू पर तौला जाएगा और किसी के साथ अहित नहीं होगा, सबका कल्याण होगा, समाज का कल्याण होगा। कोई भी सरकार जो है हमेशा समाज के कल्याण की तरफ ध्यान देती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाले देश कौन कौन से हैं? मतलब उस समय समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला उस समय देश कौन था? चाइना था, रसिया था, चीन और रूस। चीन और रूस ने उस समय समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। आज भी चीन और रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब है उसके सारे नियम कायदे कानून सरकार के हाथ में है। ठीक है, जैसे अपने देश में ले लीजिए, अपने देश में दोनों व्यवस्थाएं हैं। अपने देश में क्या क्या है? दोनों व्यवस्थाएं हैं। अपने देश में, भारत में देखिए, भारत में क्या है? समाजवादी भी है, पूंजीवादी भी है। भारत में कौन कौन सी व्यवस्था? समाजवादी, पूंजीवादी है। यानी इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है। इसी को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है।
तो भारत ने दोनों अपनाया। आप देखिए समाजवादी में भारत के लिए क्या दिखाई देता है, जैसे रेल देखिए, रेल की जो सुविधाएं हैं ये पूरा गवर्नमेंट के हाथ में है। बैंक की सुविधाएं हैं, तो आप जैसे एसबीआई को ले लीजिए, ठीक है, एसबीआई को ले लीजिए या जितने भी सरकारी बैंक उनको ले लीजिए। उसके बाद चिकित्सा देख लिए, चिकित्सा स्वास्थ्य समझाएं, चिकित्सा जितने भी हॉस्पिटल हैं आप सरकारी देखिए, या सरकारी स्कूल ले लीजिए, सरकारी स्कूल ले लीजिए। तो सरकारी स्कूल क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के हैं। जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हैं। प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के हैं। मान लीजिए ये आया आपका एक बैंक एचडीएफसी है, एचडीएफसी बैंक ले लीजिए, ठीक है, आईसीआई बैंक ले लीजिए। तो भारत में दोनों व्यवस्थाएं संचालित अपने देश में। तो बात यह चल रही थी कि इस प्रकार अमेरिका जैसे देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया और चाइना और रूस जैसे देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। अब हम आगे चलते हैं, देखिए और हम आगे क्या देखते हैं। देखिए अब यहां से देखना हमको, देखिए 1928 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आती है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक पूरे विश्व को प्रभावित किया। मतलब 1929 में एक विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने पूरे वर्ल्ड को काफी प्रभावित किया। तो उस समय एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हुआ करते थे, जॉन मिनार्ड किंग्स। उन्होंने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश को समझना चाहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देश में जो गरीब लोग हैं वह समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी अपनाओ तथा अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाओ। जॉन मिनार्ड किंग ने वो बोले कि पूंजीवादी और दोनों और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अपनाया जाए, क्योंकि इसमें पूंजीपति लोग अपने लाभ के लिए ही सारी बात करते हैं। इसमें गरीब का भी उत्थान हो सकता है। तो जो गरीब देश हैं, जिनका उत्थान नहीं हुआ है, जिनका विकास नहीं हुआ है, विकासशील की राह पे हैं, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं, और जिनका विकास ऑलरेडी हो चुका है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं। आज देख रहे हूं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जितने भी जो विकसित देश हैं उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। जितने भी समाजवादी देश हैं, जैसे मान लीजिए गरीब देश थे पहले, रूस क्या था, चाइना, ये सब क्या है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को मनाए हैं। क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरा कंट्रोलिंग राज्य सरकार के हाथ में होती है, वहां के देश की सरकार के पास होती है। जबकि पूंजीवादी व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ में सारी बागडोर होती है। पूंजीपति हमेशा लाभ लेना चाहता है, अपने लाभ के लिए सबको समेट देता, हटा देता है। वहां उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है, उसे गरीबों का कल्याण नहीं देखना है। तो हमारे देश में जब बात आती है, जॉन मिनार्ड किंग साहब ने कहा कि भाई गरीब देशों को दोनों व्यवस्था अपनाना चाहिए, समाजवादी भी अपनाना चाहिए, पूंजीवादी भी अपनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी अर्थव्यवस्था जब मिल गई जाती है, इसी अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। तो भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाया है, मिश्रित। आपने भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित। बात ये चलती है बेटा कि भारत में मिश्रित क्या है, पूंजीवादी क्या। अभी मैंने बताया कि मिश्रित में क्या आ जाता है, पूंजीवादी समाजवादी दोनों आ जाते हैं। तो समाजवादी में क्या आ गया, समाजवादी जितने सरकारी उपक्रम आ गए, जितने भी सरकारी उपक्रम समाजवादी में आ जाते हैं। जितने की प्राइवेट उपक्रम होते हैं वो किस में आ जाते हैं, पूंजीवादी में। आपने देखा कि रेल, ठीक है, शिक्षा, रेल और शिक्षा, उसके बाद अस्पताल, जो हमारे पास सरकारी अस्पताल हैं, रेल भी सरकारी है, शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है, यहाँ भी प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो जो प्राइवेट शिक्षा संस्थान है पूंजीपतियों के हाथ में है, रेल भारत सरकार की है, अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल हैं पूंजीपतियों के हाथ में है। तो कहने मतलब यहाँ दोनों व्यवस्थाओं का संचालन हो रहा है। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, ठीक है।
अब बात आती है अर्थव्यवस्था के तीनों प्रकारों को हम जान लेते हैं एक बार, तब बढ़िया से हो जाएगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था के तीनों प्रकारों को आपने समझा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आपने देखा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का कौन जनक माना गया है? पूंजीवादी की अर्थव्यवस्था के एडम स्मिथ साहब माने गए हैं। कौन? एडम स्मिथ माने गए हैं। और समाजवादी का आपका देखा किसने माना है? ठीक है, समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी, और उसके बाद हम देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी। अब इसमें थोड़ा पढ़ते हैं क्या कहा गया है। इसमें बाजार की प्रमुख भूमिका होती है। बाजार की भूमिका मतलब डिमांड, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति, मांग और पूर्ति पे चलती है। माने डिमांड और सप्लाई की बात होती है, डिमांड और सप्लाई। यानी किसी चीज की मांग बढ़ेगी तो उसका दाम बढ़ जाएगा, किसी चीज की मांग घटेगी तो उसका दाम घट जाएगा, कुल मिला के। दूसरी बात, इसमें सरकार की भूमिका नहीं होती है, या ध्यान भी सिर्फ पूंजीपति वर्ग पर देती है। कहना तो ये व्यवस्था में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, ये पूंजीपतियों के अनुसार चलाई जाती है। जैसे अमेरिका देखिए, अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जैसे अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, ये सब किसके हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्योतक हैं। ठीक, इसमें आ गए तो ठीक है। अब जैसे अमेरिका, सॉरी रुको गड़बड़ा जाता है, अमेरिका हुआ, इंग्लैंड हुआ, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ पूंजीपतियों के हाथ में सारा प्रबंधन है। अब आती समाजवादी की बात। समाजवादी अर्थव्यवस्था में इसमें प्रमुख भूमिका राज्य की होती है। अपने देश में देखिए जितने भी कल्याणकारी योजनाएं हैं भारत सरकार बनाती है, चाहे जैसे राशनिंग प्रणाली अभी लागू हुई है, ठीक है, सबको राशन मिल रहा है। जितने भी समाज के गरीब या कमजोर वर्गों के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं, सब राज्य सरकार द्वारा बनाई हैं। ये राज्य सरकार क्या करती है? ये समाजवाद की द्योतक है, वो सबका कल्याण चाहती है। ठीक है, समाजवाद उसी को पसंद आते हैं जिनके पास पूंजी कम होती है तथा जिनकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं होती है। यानी जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए समाजवादी व्यवस्था ही उपयुक्त होती है। जैसे रूस, चाइना, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। और उसके बाद हमारी बात आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें पूंजीवादी, समाजवादी दोनों का मिलन होता है, दोनों साथ साथ चलती हैं। यहाँ पूंजीपतियों के साथ गरीबों का भी कल्याण होता रहता है। इस प्रकार भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, आपने आज जान लिया सारी अर्थव्यवस्था के बारे में कंटेंट को। हो गया, यही करेगा, आगे भी और बढ़ा, इतने तो है शायद और है।